जिंदगी से परेशान एक मीडियोकर ऑफिस वर्कर जो हर दिन बस अपनी बोरिंग और डिप्रेसिंग लाइफ को झेल रहा है। अचानक एक दिन वो खुद को एक पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में पाता है। अब यहाँ उसे सर्वाइवल के लिए अपनी एक्स बॉस के साथ टीम अप करना पड़ता है। पूरी धरती पर बस ये दो ही इंसान बचे हैं और इस जर्नी में उन्हें अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिट्स तक पुश किया जाता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जहां सर्वाइवल और इमोशंस का परफेक्ट मिक्स है। वेलकम टू ड्रीमलैंड एडवेंचर। ये सफर सिंपल नहीं होगा लेकिन पूरी तरह थ्रिलिंग जरूर होगा। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऑफिस में। हमारा प्रोटोगोनिस्ट ग्रैंड ग्लोरी कंपनी के एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। शुरू में ही पता चलता है कि वो ऐसा इंसान है जो अपनी क्षमता से ज्यादा काम करता है। तभी उसका बॉस आता है और शिकायत करता है कि कंपनी बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है, इसलिए बहुत से एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। ऑलमोस्ट उसे धमकाते हुए वो इशारों इशारों में प्रोटैगनिस्ट को और मेहनत करने के लिए कहता है। वो उसे पोटेंशियल क्लाइंट्स की एक लंबी लिस्ट पकड़ाता है और डिमांड करता है कि उसे अगले दिन तक रिजल्ट्स चाहिए। साफ है कि उसका बॉस एक बड़ा जर्क है। प्रोटैगनिस्ट तब तक काम करता रहता है जब तक कि वो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड नहीं हो जाता। तभी कुछ अजीब होता है। सब कुछ ब्लर और पिक्सेलेटेड दिखने लगता है। उसके मॉनिटर पर एक मिस्टीरियस फिगर दिखाई देता है। शुरुआत में वो कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब रियल है या हेलुसिनेशन। तभी उसका एक कोवर्कर देखता है कि कुछ तो गड़बड़ है और उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ। यहाँ हमें पता चलता है कि उसका नाम हावर्ड है। पहले तो हावर्ड कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन फिर अचानक नॉर्मल हो जाता है और उससे कहता है कि वो ठीक है, बस उसकी विजन थोड़ी ब्लर हो गई थी। उसका कोवर्कर उसे सजेस्ट करता है कि वो थोड़ा टाइम ऑफ ले और रिलैक्स करे, और साथ में ये भी याद दिलाता है कि रात को बॉस सबको कंपनी डिनर पे ले जाने वाला है। हमारे लिए शायद ये सुनना अच्छा लगे, लेकिन हावर्ड के लिए ये बुरा है, क्योंकि डिनर का बिल सबको शेयर करना पड़ेगा और उसकी सैलरी इतनी कम है कि ये उसके लिए वर्थ नहीं है। उसका कोवर्कर उसकी रिलक्टेंस देखता है और उसे $20 उधार देने की ऑफर करता है ताकि वो डिनर अटेंड कर सके। सच में वो एक अच्छा दोस्त है। साथ ही वो एक्सप्लेन करता है कि डिनर में जाना जरूरी है क्योंकि उसी रात नए डायरेक्टर का अनाउंसमेंट होने वाला है। नए डायरेक्टर की बात करें तो उसका नाम सबरीना लुओ है। वो ऑफिस में एक ऐसी स्टाइल में एंट्री करती है कि सारे लड़के उसे देखकर होश खो बैठते हैं। हावर्ड को तुरंत समझ आ जाता है कि वो उसकी लीग से बहुत बाहर है। कुछ घंटों बाद सभी डिनर पर होते हैं, ड्रिंक्स और मुस्कान के साथ। अचानक हावर्ड को फिर वही अजीब सेंसेशन महसूस होता है जो उसे ऑफिस में हुआ था, लेकिन इस बार उसकी इंटेंसिटी और ज्यादा होती है। उसकी आईज ग्लो करने लगती हैं और उसे एक लाउड बजिंग साउंड सुनाई देती है। उसका नर्वस सिस्टम एक ऐसे वर्चुअल रियलिटी से कनेक्ट हो जाता है जिसे सिर्फ वही देख सकता है। उसके ऊपर एक स्ट्रेंज इमेज प्रोजेक्ट होती है जो बाकियों के लिए इनविजिबल है। एक सिस्टमिक वॉइस बोलना शुरू करती है। सिस्टम खुद को इंट्रोड्यूस करता है एज अ प्रोवाइडर ऑफ मेमोरेबल इंप्रूवमेंट्स यूजिंग वर्चुअल रियलिटी। हावर्ड परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने कभी कोई वीआर से संबंधित चीज खरीदी नहीं। उसके थॉट्स पढ़ते हुए सिस्टम जवाब देता है कि हावर्ड एक परफेक्ट कैंडिडेट है एक ड्रीम टेस्ट के लिए। वो आवाज उसे ड्रीमलैंड को एक्सपीरियंस करने का इनवाइट देता है, जो एक वीआर गेम का ग्रेटर वर्जन है। हावर्ड एक क्लासिक प्रोटैगनिस्ट की तरह उसके ऑफर को रिफ्यूज करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसके पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है क्योंकि उसे अगले दिन काम पर जाना है। सिस्टम रिवील करता है कि वो किसी भी रियल लाइफ पर्सन को ड्रीमलैंड में कॉपी कर सकता है और हावर्ड डिसाइड कर सकता है कि उसकी जिंदगी में क्या होएगा। हावर्ड जवाब देने ही वाला होता है कि तभी नई डायरेक्टर सबरीना बॉस के साथ रूम में एंटर करती है। बॉस सबरीना को फॉर्मली सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन वो हावर्ड को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। सबरीना इसे नोटिस करती है और उसके बारे में पूछती है। हावर्ड निराश होकर खुद को पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉस उसे बीच में ही रोक देता है और उसे एक औसत बातचीत कौशल वाला नोबडी डिस्क्राइब करता है। साफ है कि ये सब झूठ है। लगता है बॉस को हावर्ड से कुछ पर्सनल इश्यूज है, क्योंकि अनलाइक बाकी कोवर्कर्स, हावर्ड ने कभी उसे फ्लैटर करने की कोशिश नहीं की। इसीलिए बॉस हावर्ड की लाइफ को मुश्किल बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। लेकिन सबरीना बॉस की बातों पर ध्यान नहीं देती और पोलाइटली सबको ग्रीट करती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डिनर खत्म हो चुका है और सब अपने अपने घर जा रहे हैं। कल फिर से सबको काम पर जाना है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हावर्ड थोड़ा स्ट्रेस्ड है, क्योंकि उसे लगा था कि अगर वो मेहनत करेगा तो कभी ना कभी उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका पार्टनर उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है, कहते हुए कि अगर उसे ग्रो करना है तो उसे बॉस की चापलूसी करनी ही पड़ेगी। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो बंदा अपने स्कूल ईयर्स में स्टूडेंट मूवमेंट का लीडर था। वो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ एक रिबल था, लेकिन आज वो इसका बिल्कुल उल्टा है। वो सिस्टम के सामने पूरी तरह झुक चुका है। इसी के बाद हम देखते हैं कि बॉस डायरेक्टर सबरीना लुओ के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि उसे ऐसे इनसिग्निफिकेंट वर्कर्स पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए,
लेकिन सबरीना उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और कहती है कि उसे पता है कि उसे क्या करना है। इस बीच हावर्ड उनकी कॉन्वर्सेशन को सुन लेता है। बॉस को यह पता चल जाता है और वो इनडायरेक्ट तरीके से हावर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर किसी को अभी तक ये नहीं पता कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है तो उसे ऐसे इंसान को फायर्ड कर देना चाहिए। बॉस की ये बात हावर्ड के लिए फाइनल स्ट्रॉ बन जाती है। वो गुस्से में है क्योंकि उसकी सारी मेहनत और डेडिकेशन बेकार गई। वर्क प्लेस के अंदर हो या बाहर, उसे हर जगह डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। हावर्ड डिसाइड करता है कि वो कल ही अपनी जॉब छोड़ देगा, लेकिन तब तक वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए सिस्टम से कहता है कि वो डायरेक्टर और उसके बॉस को ड्रीमलैंड में कॉपी कर ले। सिस्टम एक एरर डिटेक्ट करता है और बताता है कि वो एक टाइम पर सिर्फ एक इंसान को ही स्कैन कर सकता है। रिक्वेस्ट के आधार पर सिस्टम सबरीना लुओ यानी डायरेक्टर को स्कैन करता है। हावर्ड थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन स्कैनिंग पूरी हो जाती है और एक कैरेक्टर क्रिएट हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और हावर्ड अपने अपार्टमेंट वापस आता है। वो गुस्से में सिस्टम से पूछता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि एक बार में सिर्फ एक ही इंसान को स्कैन किया जा सकता है। सिस्टम बताता है कि उसने हावर्ड के ब्रेन में डोपामाइन की बड़ी स्पाइक डिटेक्ट की थी, जिससे ये इम्प्ली होता है कि हावर्ड इस आइडिया को सीक्रेटली एंजॉय कर रहा है। एम्बेरेस्ड होकर हावर्ड एडमिट करता है कि शायद एक खूबसूरत औरत का एनपीसी उसकी गेम में उसकी सर्वेंट होना सच में मजेदार हो सकता है। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि ड्रीमलैंड सिस्टम रात के 12 बजे एक्टिवेट होगा और वो हावर्ड को किसी सेफ जगह पर सोने की सलाह देता है। हावर्ड कहता है कि ये ठीक है, लेकिन वो बहुत एंग्शियस है और सो नहीं पा रहा। सिस्टम उसे रियश्योर करता है कि सिस्टम उसके ब्रेन के स्लीप फंक्शन को इंटरफियर कर सकता है, जिससे वो एफर्टलेसली सो जाएगा। अचानक हावर्ड को डिजनेस महसूस होती है और उसका हार्ट रेस करने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में वो एकदम शांति से सो जाता है। जैसे ही वो सोता है, उसे तुरंत ऐसा लगता है जैसे उसने अभी अभी जागते ही एक 2D कैरेक्टर को अपने ऊपर देखा हो। वो खुद को ड्रीमलैंड की एआई एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। उसका नाम है एआई 67। एआई उसे शॉप और क्रेडिट सिस्टम समझाती है, जहां हावर्ड यूजफुल आइटम्स खरीद सकता है, जैसे कि मिलिट्री नाइफ सिर्फ 2 क्रेडिट्स में, एक 100 टन ट्रक 40 क्रेडिट्स में और इन्फिनिट एनर्जी बैटरी 200 क्रेडिट्स में। शुरुआत में ये आइटम्स काफी मामूली लगते हैं, लेकिन अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाली है। एआई उसे बताती है कि चैलेंजेस कंप्लीट करने पर उसे क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। हावर्ड उसे एक्सप्लेनेशन के लिए थैंक्स कहता है और पूछता है कि क्या उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग एनपीसी है जिसे वो यूज कर सके। एआई बताती है कि अगर उसके पास 10,000 पॉइंट्स हों तो वो खुद उसकी सेवा करेगी। हावर्ड इसे एक स्टील डील मानता है। एआई उसे वार्न करती है कि ड्रीमलैंड एक्टिवेट होने वाला है और सिचुएशन अब सीरियस होने वाली है। एक पोर्टल खुलता है जो अपोकलिप्टिक वर्ल्ड की तरफ ले जाता है। जैसे ही हावर्ड पोर्टल के पास पहुंचता है, वो अचानक जाग जाता है। वो चारों तरफ देखता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि जो उसने एक्सपीरियंस किया वो रियल था या वो बस एक ड्रीम थी। आखिरकार उसे लगता है कि वो घर पर है और कुछ भी नहीं बदला। वो इसे एक ड्रीम मानकर डिसमिस कर देता है और काम के लिए तैयार होने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम जाता है, उसे पता चलता है कि टैप वाटर नहीं चल रहा, जो उसे अजीब लगता है। नीचे जाते हुए वो कुछ अनयूजुअल नोटिस नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, उसे एहसास होता है कि वो बिल्कुल अकेला है। उसके आसपास कोई भी इंसान नहीं है। हावर्ड को एक अजीब सी बजिंग आवाज सुनाई देती है। ऊपर देखते ही वो देखता है कि एक ह्यूज प्लेन उसके ऊपर गिर रहा है और उसके सामने ही एक्सप्लोड हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि हावर्ड मर गया और कहानी यहीं खत्म, मगर थैंक्स टू प्लॉट आर्मर वो सही टाइम पर एक कार के पीछे छुप गया। ड्रीमलैंड सिमुलेटर का अपोकलिप्स सर्वाइवल अब शुरू हो चुका है। अब जब पूरी दुनिया गायब हो चुकी है, तुम कैसे सर्वाइव करोगे? डिफिकल्टी लेवल 0। तुम्हारे पास 180 दिन है सर्वाइव करने के लिए। वेट, 180 दिन? हावर्ड कुछ कह पाता, उससे पहले उसे उसकी पास खड़ी कार से लिक्विड गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब वो नीचे झुककर देखता है, तो उसे गैसोलीन का पडल दिखता है और फिर वो अपने प्लॉट आर्मर का इस्तेमाल करते हुए वो पॉइंट ब्लैंक एक्सप्लोजन से भी बच जाता है। भाई, आप लोग ये सब कभी ट्राई मत करना, क्योंकि क्या पता आपका प्लॉट आर्मर इतना सब कुछ सह पाए या नहीं। कहानी आगे बढ़ती है। इनिशियल शॉक से उबरने के बाद हावर्ड अपनी सिचुएशन को लॉजिकली सोचने लगता है। वो अपनी नोटबुक में अपनी जरूरतों को लिखता है ताकि उसकी प्रायोरिटीज क्लियर हो। वो कहता है, 18 दिन है, ये सुनने में बहुत लगते हैं, लेकिन अगर मैं अभी बहुत सारा सामान जुटा लूं तो शायद मैं सरवाइव कर पाऊं। इन 180 दिनों में मैं ये भी सोच सकता हूं कि रेजिग्नेशन के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी और शायद मैं इस बीच थोड़ा मजा भी ले सकूं। यही सोचकर हावर्ड एक क्लोथिंग स्टोर जाता है एपोक्लिप्स के लिए बेस्ट ड्रिप ढूंढने। वो कुछ ज्वेलरी पहनता है और सबसे महंगी ड्रिंक्स पीता है, क्योंकि आखिर में वो दुनिया में अकेला इंसान बचा है।
ये याद करते ही उसे ये भी याद आता है कि सिस्टम ने उसकी कंपनी की डायरेक्टर सबरीना की कॉपी बनाई थी। वो एक पुलिस कार का रेडियो इस्तेमाल करके सिस्टम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, डायरेक्टर की कॉपी के बारे में पूछने के लिए। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत पलटता है और देखता है कि ये एक डॉग है। उसे ये लॉजिकल लगता है क्योंकि सभी ह्यूमंस के गायब होने से एनिमल्स अब फ्रीली रोम कर रहे हैं। लेकिन तभी उसे एक और आवाज सुनाई देती है और इस बार ये एक टाइगर है। टाइगर उसे देखकर छलांग लगाता है और हावर्ड ऑलमोस्ट डर के मारे खुद पर कंट्रोल खो देता है। लेकिन सरप्राइजिंगली टाइगर उसे खाने के बजाय उसे लिक करता है। अब आप फिर से सोच रहे होंगे कि भाई का क्या प्लॉट आर्मर है, लेकिन इस बार इसके पीछे एक रीजन है। वो टाइगर टूरिस्ट्स के बीच फ्रेंडली था और लोग उसके साथ पिक्चर्स लेते थे। डे 7 हावर्ड इस पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में अकेले रहते हुए एक हफ्ता बिता चुका है। ये चैलेंज पहले से भी ज्यादा टफ हो चुका है। अब टैप वाटर खत्म हो गया है और अब सिर्फ मार्केट में बची बॉटल्ड वाटर ही ऑप्शन है। पावर न होने के कारण मीट और वेजिटेबल्स खराब हो चुके हैं और हर जगह कीड़े मकोड़े हैं। हावर्ड अब सिर्फ कुकीज खाकर सरवाइव कर रहा है, लेकिन उसे पता है कि विटामिन्स की कमी के कारण उसकी बॉडी ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। किस्मत से खाने की तलाश में उसे एक पुराना रेस्टोरेंट मिलता है जिसमें डीजल जनरेटर है। पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में ये प्योर गोल्ड है। और तो और फ्रीजर में अब भी कुछ कंज्यूमेबल मीट बचा हुआ है। हावर्ड उस रेस्टोरेंट को अपना नया शेल्टर बनाने का डिसाइड करता है। दिन में वो सप्लाईज जुटाने जाता है और रात में रॉटन मीट का फर्टिलाइजर बनाकर वेजीज ग्रो करने की कोशिश करता है। दिन 31 हावर्ड आसपास की जगहों पर ड्राइव करते हुए सोचता है कि आज वो क्या करेगा। उसे अपनी इमेजिनेशन में अपने कोवर्कर की आवाज सुनाई देती है जो उसे सीड्स खरीदने का आइडिया देता है। हालांकि हावर्ड को पता है कि ये सब उसके दिमाग की उपज है। फ्रस्ट्रेटेड होकर हावर्ड कहता है, बेटर आइडिया ये होगा कि मैं व्हील छोड़ दूं, कार किसी चीज से टकराएगी और मैं मर जाऊंगा, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। कोवर्कर उसे चीयर अप करते हुए कहता है कि उसने जो गार्लिक प्लांट किया था वो फाइनली स्प्राउट कर रहा है। लेकिन हावर्ड गुस्से में जवाब देता है, इसका वेजीज से कोई लेना देना नहीं है। पूरी सिटी डंप यार्ड लग रही है, हर जगह फ्लाइज हैं और सोते वक्त ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर वर्म्स चल रहे हैं। वो रात को सफोकेट करता है जैसे पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया हो। वो अब एक ब्रेकिंग पॉइंट पर है। हावर्ड अब पूरी तरह पागल हो चुका है। उसका कोवर्कर उसे स्पीच देते हुए कहता है, रियलिटी में वापस आओ, गेम तुम्हें नहीं, तुम गेम को कंट्रोल कर रहे हो। इसी बीच हावर्ड के कार के सामने कुछ कूदता है जो उसे ब्रेक मारने पर फोर्स करता है। तभी एक दूसरी कार उसके सामने आती है और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी कंपनी की डायरेक्टर सबरीना लुओ है। उसकी कार क्रैश होती है और एयरबैग्स डिप्लॉय होते हैं, उसके नहीं, कार के एयरबैग्स। क्रैश के बाद सबरीना बेहोश हो जाती है, लेकिन जब वो जागती है तो वो खुद को किसी और जगह पर पाती है। सबरीना देखती है कि किसी ने उसके फेस पर बैंडेड लगाया है और वो किसी वजह से लड़कों के कपड़े पहने हुए है। रूम से बाहर निकलने पर उसे एहसास होता है कि वो किसी रेस्टोरेंट में है। डीजल जनरेटर चल रहा है और टेबल पर फ्रेश फूड रखा है। ये सब समझने की कोशिश में वो हावर्ड को अपनी बियर्ड शेव करते हुए देखती है। 30 दिन अकेले बिताने के बाद और ऐसी सिचुएशन में हावर्ड ने सोचा कि उसे अच्छे से रेडी होना चाहिए। वो कहता है कि उसने उसके लिए खाना बनाया है और वो उसे साथ में खाने के लिए इनवाइट करता है। डिनर के दौरान सबरीना मेंशन करती है कि उसे हावर्ड कंपनी के डिनर से याद है, लेकिन उसे उसका नाम नहीं पता। हावर्ड अपना इंट्रोडक्शन देता है और नोटिस करता है कि इस गेम में सबरीना की कॉपी के पास रियल सबरीना की तरह मेमोरीज हैं। वो हावर्ड के सर्वाइवल स्किल्स से इंप्रेस होती है, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, शेल्टर और बाकी सब। वो उसे थैंक्स कहता है और उसके बारे में पूछता है कि उसने पिछले महीने कैसे बिताए। सबरीना बताती है कि अचानक सभी लोग गायब हो गए और वो पूरे महीने में उसे मिलने वाला पहला इंसान है। हावर्ड पूछता है कि अब उसका क्या प्लान है और वो एडमिट करती है कि उसने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। हावर्ड थोड़ा बोल्ड मूव करता है और उसे कहता है कि वो वहीं उसके साथ रहे। वो कहता है कि अगर वो बीमार पड़ेगी तो वो उसका ख्याल रख सकता है और यहाँ उसे हर जरूरत की चीज मिलेगी। ऐसी हालत में जहां कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, सबरीना इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो वार्न करती है कि हावर्ड उसके टाइप का नहीं है और उसे कोई फनी चीज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हावर्ड जो कुछ दिन पहले अकेलेपन में मैनिक्विन से बात कर रहा था, उसके लिए ये क्लियरली एक विन थी। वो अग्री करता है और कहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबरीना उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसका फायदा नहीं उठाएगी और काम को शेयर करने का सजेस्ट करती है। हावर्ड मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि वो आज आराम करे क्योंकि असली काम कल से शुरू होगा। हालांकि हावर्ड ने रिजेक्शन को फेस किया, लेकिन वो अंदर से इमोशनली टूट चुका है। लेकिन उनका रिलेशनशिप अभी शुरू ही हुआ है। अगली सुबह हावर्ड एक तेज आवाज सुनकर जागता है। उसे लगता है सबरीना कुछ कर रही है और जब वो चेक करने जाता है तो वो हॉलवे में कई बॉक्सेस बिखरे हुए देखता है।
जब वो पूछता है कि वो क्या कर रही है, तो सबरीना बताती है कि उसने रेस्टोरेंट का स्टोरेज साफ करके उसे अपना रूम बना दिया है। वो कहती है कि अगर हावर्ड को कुछ चाहिए होगा तो वो बेल बजा सकता है। हावर्ड अपसेट हो जाता है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सबरीना ने वो मैनिक्विन भी फेंक दिया जिसे हावर्ड ने अपने अकेलेपन में अपना दोस्त बना लिया था। सबरीना कहती है कि वो मैनिकिन वापस ले आएगी, लेकिन हावर्ड गुस्से में कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं और खुद मैनिकिन लेने चला जाता है। जाने से पहले वो कहता है कि अब से दोनों अपना लॉन्ड्री और खाना खुद करेंगे। सबरीना हैरान होकर पूछती है, क्यों? हावर्ड जवाब देता है कि इससे वो एक दूसरे से कम मिलेंगे। साथ ही उसे हर वक्त खुद को डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसे भी ऑकवर्ड महसूस नहीं होगा। क्लियरली अपसेट होकर वो कहता है कि भले ही वो एक खूबसूरत और अमीर औरत है जो कंपनी में उससे ऊंचे पद पर थी, लेकिन इस नई दुनिया में वो जेंटलमैन नहीं बनने वाला। दूसरे शब्दों में, मैनिक्विन फेंकने के बाद हावर्ड पूरी तरह से चैड मोड में चला गया। दिन 120। अपोकलिप्स के 180 दिन में से अब 120 दिन बीत चुके हैं। इन 3 महीनों में सिटी में काफी बदलाव आ चुके हैं। वेदर ठंडा हो गया है और बदबू गायब हो चुकी है। सबरीना ने फ्लावर पॉट्स से जगह भर दी है, जिससे एटमॉस्फेयर काफी बेहतर हो गया है। लेकिन पहले झगड़े के बाद वो दोनों अब भी बेरली बात करते हैं। सबरीना को साइलेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हावर्ड क्लियरली परेशान है। हावर्ड अभी भी अपने मैनिक्विन डोनाल्ड से बात करता है, जो इस अपोकलिप्स में उसका अकेला दोस्त है। वो मैनिक्विन से कहता है कि आज वो फिशिंग पर जाएंगे। वो पूछता है कि डोनाल्ड स्पॉइल्ड मीट पसंद करेगा या रैट मीट। थैंकफुली डोनाल्ड डिसाइड करता है कि वो फिशिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले वो जू में टाइगर से मिलने के लिए रुकता है। टाइगर जू के बाकी एनिमल्स और हावर्ड के लाए हुए मीट पर सरवाइव कर रहा है। अचानक टाइगर के इंस्टिंक्ट्स किक इन करते हैं और वो एक डियर पर अटैक करने भागता है। हावर्ड नोटिस करता है कि ये डियर जू का नहीं है, बल्कि ये वाइल्ड डियर है। ये दिखाता है कि नेचर सिविलाइजेशन को रिक्लेम कर रही है। जैसे ही वो ये प्रोसेस कर रहा होता है, वेदर बदलने लगता है। एटमॉस्फेयर ईरी हो जाता है, थंडर रंबल करती है और एक तेज विंड चलने लगती है। ये एक टाइफून है। हावर्ड अपनी कार में भागता है, इन सबको समझने की कोशिश करते हुए। इतना बड़ा टाइफून अचानक एक सनी डे पर कैसे आ सकता है? फिर हावर्ड को याद आता है कि ये सब एक सिमुलेशन है और ये टाइफून शायद गेम का एक और चैलेंज है। प्रॉब्लम ये थी कि सबरीना हर दिन साइकिल से माउंटेन पर जाती है और टाइम को देखते हुए वो इस वक्त माउंटेन के टॉप पर होनी चाहिए। धरती पर बची आखिरी औरत को खोने का रिस्क न लेते हुए प्रोटैगनिस्ट अपनी कार लेकर शेल्टर की तरफ जाता है। भले ही वो दोनों बात नहीं कर रहे थे, हावर्ड उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था, वरना वो फिर से पूरी तरह अकेला रह जाएगा। शेल्टर पर पहुंचने पर हावर्ड देखता है कि दरवाजा खुला है, यानी सबरीना अभी तक वापस नहीं आई है।